हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त आप लोग जानते हैं कि प्रतिदिन क्विज में हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं और कल का मेरा क्वेश्चन था, बाबू क्यों मुस्कुरा रही हो। देखिए ये क्वेश्चन नहीं था दोस्त, ठीक है, क्वेश्चन अब शुरू हो रहा है, ठीक है। 14 या 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण किया था। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन वो नहीं था, ठीक है। 14 या 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की, तो संविधान सभा ने। किसने बाबू? संविधान सभा ने। यह कल का मेरा क्वेश्चन था दोस्त। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया करके हरेंद्र क्लासेस से आप जुड़ जाइए, क्योंकि उसी पर पर डे का होमवर्क डाल दिया जाता है, जिसको आप अच्छी तरीक़ा से पढ़कर आप मेरे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, दे सकते हैं। ठीक, चलिए दोस्त हम लोग स्टार्ट करते हैं। सुनिएगा, शिक्षा जो मूलतः राज्य का विषय था, ये सब अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, यह किरण पब्लिकेशन का प्रीवियस जितना बिहार के एग्ज़ाम में अब तक बीपीएससी से लेकर अन्य एग्ज़ाम तक, बिहार दरोगा या अन्य एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, सारा ये सब सारांश है, सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है दोस्त, चलिए। शिक्षा जो मूलतः राज्य का विषय था, समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था तब 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा, यानी शिक्षा को मूलतः राज्य का विषय था, उसे समवर्ती सूची में, शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में कब स्थानांतरित किया गया था बाबू? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। चलिए दोस्त, तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन 1976 में। अब सर समवर्ती सूची आ गया। देखिए संविधान के 7वीं अनुसूची में, कौन सा अनुसूची में? शक्तियों का विभाजन, यानी शक्तियों के बंटवारा है, या इसी को कह सकते हैं शक्तियों का पृथकीकरण। शक्तियों का, इसके द्वारा बाबू संघ, राज्य और समवर्ती सूची में 3 तरीका के सूची दिया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बना सकती है, संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बना सकती है। जैसे सर जनगणना, जनगणना किसका है? केंद्र सरकार के, कोई दिक्कत है? अब जनगणना हो गया या जो भी बैंकिंग है वो सब किसका हो गया? केंद्र सरकार के। अब मामला ये फंसता है कि सर केंद्र सरकार किस पर, संघ सूची पर कानून बना सकती है। पहले विषय के बात करें तो पहले संघ सूची में 98 विषय था, वर्तमान में कितना हो गया है? 100 विषय हो गया है। सर राज्य सूची में आते हैं तो राज्य सूची में पहले विषय था 66, अब घटकर कितना हो गया है? अब घटकर कितना हो गया है? 61 हो गया है। पहले था 66, अब घटकर 61 हो गया है। राज्य सूची पर केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। राज्य सूची के अंतर्गत आता है कृषि जो होता है ना, कर, ये सब किस पर आता है? राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, अच्छा सर और क्या? तो देखिए समवर्ती सूची, समवर्ती सूची ऐसा सूची होता है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है। जैसे शिक्षा को हम क्या कर दिए? समवर्ती सूची में डाल दिए। और सर जनगणना तो संघ सूची के अंतर्गत आता है, जबकि जनसंख्या कहेगा ना, जनसंख्या नियंत्रण, तो वह किसके तहत? समवर्ती सूची। कोई दिक्कत है? तो यह जो प्रोसेस है बाबू, यानी समवर्ती सूची में अगर बात करें कि कितने विषयों की संख्या है, तो पहले था 47, अब जो हो गया है 5 जोड़कर 52 हो गया है। कितना हो गया बाबू? 52। तो वर्तमान में समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। समझ में आ गया सारा के सारा चीज़। चलिए भारतीय देखिए, और 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन के तहत ही प्रस्तावना में, ठीक है, अखंडता शब्द को क्या किया गया था? धर्मनिरपेक्षता, अखंडता, ये सब जो शब्द है कुछ कुछ जोड़ा गया था, गणतंत्रात्मक। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, 42वां संविधान को लघु संविधान कहा जाता है क्योंकि बहुत सारा चीज़ इसमें जोड़ा गया था। सुनिएगा, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? बताइए, संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का जिक्र है। किसमें? 368 में। अब सर संविधान संशोधन हो गया,
भारत में पंचायती राज संस्थान अपने कोष मुख्यतः प्राप्त करते हैं सरकारी अनुदानों से। यानी भारत में पंचायती राज संस्थान है ना बाबू, अपने कोष मुख्यतः किससे प्राप्त करता है? सरकारी अनुदानों से। सरकारी अनुदानों से। अब सर कोष के मतलब जो अपना बजट है, जो अपना वित्तीय विभाग है, वित्तीय जो संचित निधि है बिहार सरकार के या कोई भी राज्य सरकार के, तो वह अपना कोष किससे प्राप्त करता है? तब पंचायती राज संस्थान से। पंचायती राज कर जो अध्यारोपित करता है उसके द्वारा ये सब क्या होता है? कलेक्शन से सारा के सारा चीज़ चलता है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंट स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल आ गया ना, कल ही पढ़ाए थे ना, कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछेगा तो श्री राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारत का संविधान अंगीकृत हुआ था कब बाबू? तो अंगीकृत कह दे या स्वीकृत या अस्तित्व में कब आया था? तो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। और अस्तित्व में कब आया यानी पूर्णतः लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। अब आप लोग से क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि काहे सर 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी का दिन क्यों निर्धारित किया गया था? उसी दिन संविधान लागू होगा। अंगीकार संविधान हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन 26 जनवरी 1950 को क्यों पूर्णतः लागू किया गया, अस्तित्व में आया? इस क्वेश्चन को आप लोग बताइएगा, कल क्वेश्चन मेरा रहेगा। ठीक है, आप लोग से कि क्यों 26 जनवरी को ही और दूसरा दिन क्यों नहीं? बताइए इसको कल, या आप लोग दोस्त कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिएगा। चलिए, भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया था? तो संविधान सभा में भारत की जनता प्रतिनिधियों ने। यानी भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया था बाबू? तो संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने। भारत के जो जनता के प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य थे, संविधान सभा के सदस्य थे। और संविधान सभा के सदस्य द्वारा ही, यानी संविधान सभा में भारत की जनता के द्वारा जो चुने गए थे प्रतिनिधि, उन्हीं के द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया था। और जब संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, तब 15 गो अनुच्छेद पूर्णतः लागू हुआ था। केवल कितना? 15। 5, 6, 7, 8, 9। 5, 6, 7, 8 और कौन? ठीक, 324। ठीक, 324 भी लागू हुआ था। और कौन कौन? 266, 267। फिर ये 79, 80 भी ना। ठीक है, 379, 80 ऐसे करके। तो टोटल 15 आर्टिकल जो है बाबू, अनुच्छेद लागू हुआ था उस दिन। ठीक है। संविधान बनाने में संविधान सभा ने समय लिया था। संविधान बनाने में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। संविधान के, अच्छा, संविधान सभा पर कुल कितना दिन बहस चला था? 114 दिन। कितना दिन? संविधान सभा में यानी संविधान बनाने में कुल कितना दिन बहस चला था? 114 दिन। संविधान सभा के प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1900 ना 9 दिसंबर 1900। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अध्यक्षता अस्थायी रूप से अध्यक्ष के इसको चुना गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद। और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार किसको नियुक्त किया गया था? एम.एन. राय को। एम.एन. नॉट भीमराव अम्बेडकर, एम.एन. राय। और संविधान सभा के अंतिम बैठक कब हुआ था? 11 दिसंबर 1900। हाँ, 1946 के 47। जैसे पहला 9 दिसंबर 1900, 9 दिसंबर 1946। तो अंतिम जो बैठक था ना, वो 11 दिसंबर 1946 को। और उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया था। अस्थायी रूप से ना, कोई दिक्कत?
चलिए देखिएगा, कोई दिक्कत? चलिए दोस्त सुनिएगा, संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो बताइए, जीवन जीने का अधिकार कोई आपसे छीन नहीं सकता है। आपातकाल के दौरान जीवन जीने का अधिकार कोई छीन कौन कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो केवल भारतीय को उपलब्ध है? बताइए, बनाइए। 15, 16, 19, 29, 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, यह जो 5 अनुच्छेद है केवल भारतीय को ही प्राप्त है। अब बताइए, संविधान सभा के अंतर्गत, यानी बाबू कहने का मतलब है कि अगर संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल के दौरान जीवन जीने का अधिकार आपसे नहीं कोई छीन सकता है, बाकी सब छीना जा सकता है। लेकिन आप सेना में जाइएगा तो आपको जीवन जीने का अधिकार छीना जा सकता है। कि आर्टिकल 33 कहता है, आर्टिकल कि अगर आप सैन्य बलों में या अर्धसैनिक बलों में आप सम्मिलित होते हैं तो आपसे आवश्यकता अनुसार ये भी छीना जा सकता है। न तो युद्ध लागल ना आदमी कहता कि चल तनी हम घरे, हमारा ना बापा हम ना मरब, अभी जिए के हमारा चाहे मन करता। कहो कौन लोकसभा को इसकी अवधि के समाप्त होने के पूर्व भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति, यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, लोकसभा को भंग कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? बताइए। तो किसी के द्वारा नहीं, क्योंकि राज्यसभा अस्थायी निकाय है, राज्यसभा अस्थायी बॉडी है। कोई दिक्कत है? राज्य के राज्यपाल अपने कार्यों हेतु उत्तरदायी है राष्ट्रपति के प्रति, यानी राज्य के राज्यपाल अपना कार्यों हेतु उत्तरदायी है किसके प्रति? तो राष्ट्रपति के प्रति। राज्य में कोई भी कार्य राज्यपाल करेंगे तो वह किसके प्रति उत्तरदायी है बाबू? तो राष्ट्रपति के प्रति। कोई दिक्कत है? राष्ट्रपति के प्रति। चलिए, निम्न में से कौन सा न्यायपालिका का कार्य नहीं है? तो राज्य एवं केंद्र के मध्य विवाद का निपटारा करना, यह किसका? न्यायपालिका का कार्य नहीं है। ठीक है, राज्य एवं केंद्र के मध्य विवाद का निपटारा करना। नागरिक के अधिकारों के लिए अभिभावक की तरह कार्य करना बिल्कुल सही है। अपराधियों को पकड़ना और उन्हें दंडित करना ये भी सही है। वाद जारी करना ये भी सही है। हमारा संविधान कैसा है? वाद योग्य है ना, वाद योग्य है। भारत में किसी न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? तो सर्वोच्च न्यायालय को, यानी सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक समीक्षा का प्रावधान है। न्यायिक पुनरावलोकन, अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 100। न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 137 के तहत क्या कर सकता है? अपना दिया हुआ डिसीजन को फिर कहेगा कि नहीं नहीं नहीं, आई एम सो सॉरी, हम ऐसे और ही करेंगे। ठीक है, कुछ और जोड़ या घटा सकता है या पुनर्विचार कर सकता है। एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में शामिल है तो संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय उद्गीत के प्रति श्रद्धा। समझ रहे हैं? आपका मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना है? वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। संविधान निर्माण के समय में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? कौन बताएगा? संविधान निर्माण के समय में एक भी नहीं, मौलिक कर्तव्यों की संख्या एक भी नहीं, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर लागू किया गया, या सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मौलिक अधिकारों को 10 मौलिक अधिकारों को संविधान में जोड़ा गया। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976। एक सह 11वां जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 शिक्षा के अधिकार को मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत रखा गया ना। कोई दिक्कत है? तो अब वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई है? 11। यू आर राइट।
चलिए, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले को संदर्भित किया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय को। अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई प्रकार के विवाद हो गया तो कौन फैसला करेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। नहीं, डू यू अंडरस्टैंड? उपराष्ट्रपति का पद संविधान के द्वारा सृजित किया गया है। उपराष्ट्रपति का पद संविधान के द्वारा सृजित किया गया है। कोई डाउट? मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति, अच्छा उपराष्ट्रपति के पद अनुच्छेद 63, एक उपराष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद 53, भारत के एक राष्ट्रपति होंगे ना। 54 राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन ठीक है, रीति है। अनुच्छेद 54 में है ना निर्वाचन प्रक्रिया, यानी निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति रिवाज अनुच्छेद 55, 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल, अनुच्छेद 52 भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्ति। कोनो डाउट? कोनो शक बा? कोई दिक्कत है? 56, कोई डाउट नहीं ना है? चलिए आइए। लोकसभा की सदस्यता के लिए एक उम्मीदवार की आयु कम नहीं होनी चाहिए। कितने से? तो 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। यानी लोकसभा सदस्य के लिए आपको आयु कितना? 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुआ था बाबू? 2000 ईस्वी में। देखिए 2000 ईस्वी में 3 राज्य का गठन हुआ था। ध्यान से सुनिएगा, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। तो सबसे पहले हुआ था 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ किससे? तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था। अच्छा सर, 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। उत्तराखंड किससे अलग हुआ था बाबू? उत्तर प्रदेश से। अच्छा सर, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग हुआ था। बिहार से झारखंड अलग हुआ था। समझ में आया क्या? कोई दिक्कत? बिहार का गठन कब हुआ था? 1912 में। 1912। कोई दिक्कत है? 1912 में बिहार अस्तित्व में आया था। कोई डाउट? अब सर, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा का स्थापना कब हुआ था? 1972 में। कब हुआ था? 1972 में। यहाँ पर हाई कोर्ट कब गठित हुआ था? 2013 में। 2013 में। चलिए दोस्त, तो लोकसभा की सदस्य के लिए 25 वर्ष, यहाँ तक तो हो गया। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था बाबू? 1951 में। कब? 1951। इससे पहले कोई क्वेश्चन था क्या? क्या? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा में बताइए 2013 में क्या हुआ था? हाई कोर्ट का गठन हुआ था। नागालैंड का स्थापना कब हुआ था? 1 दिसंबर 1963 को। 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष एड्स दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड के स्थापना हुआ था। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ठीक है, मेघालय तो हो गया ना, मेघालय, मणिपुर। इसके बाद मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा का गठन 1987 में हुआ था। कब बाबू? 1987 में। हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1971 में। कब? 1971 में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का। अच्छा सर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ का स्थापना कब हुआ था? 1966 में। कब? 1966। गुजरात, महाराष्ट्र का गठन कब हुआ था? 1960 में। कब? 1960 में। कोई डाउट है क्या? तेलंगाना के 2 जून 2014 के। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में हाई कोर्ट का गठन 2019 में। कोई डाउट? चलिए, भारत में पंचायती राज आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो 1959 में। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिला में। कहाँ पर? उसके बाद में 1959 में कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में।
भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? यह क्वेश्चन बीपीएससी भी पूछ चुका है। तो 2 अक्टूबर 1952 को भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम। गरीबी हटाओ का नारा किस वर्ष दिया गया था बाबू? सॉरी, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में? गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा। अब आप लोग से दोस्त क्वेश्चन आएगा कि गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। अब 5वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? डीपी धर मॉडल पर। कोई डाउट है? ठीक। मौलिक कर्तव्यों को प्राप्त नहीं है किसी भी तरह की विधिक स्वीकृति के, यानी मौलिक कर्तव्यों को प्राप्त नहीं है किसी भी तरीका के विधिक स्वीकृति के। सामाजिक है, नैतिक है और राजनीतिक है। हमारे प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की बात की गई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, लेकिन धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है। ध्यान से सुनिएगा। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन? धर्म, उपासना, विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास। 5 प्रकार की क्या है? स्वतंत्रता है। और 2 प्रकार के अवसर और प्रतिष्ठा की समानता है। 2 प्रकार की। बहुत सुंदर। राज्य के नीति निर्देशक तत्व मूल प्रत्यक्षतः संबंधित है तब प्रस्तावना से। किससे? प्रस्तावना से। यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्षतः संबंधित है किससे बाबू? प्रस्तावना से। संघ के कार्यकारिणी पर संवैधानिक प्रमुख है राष्ट्रपति। संघ के कार्यकारिणी पर संवैधानिक प्रमुख है कौन बाबू? राष्ट्रपति। क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकते हैं? केवल जबकि प्रधानमंत्री ऐसी सलाह देते हैं। तो क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकते हैं? क्या राष्ट्रपति किसी मंत्री को हटा सकते हैं? जी हाँ, अगर उनको प्रधानमंत्री सलाह देते हैं कि ये मंत्री को हटा दीजिए तो वह क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। ठीक है। जब राष्ट्रपति का पद भार ग्रहण करता है तो राज्यसभा का अध्यक्ष का पद खाली अवश्य रहना चाहिए। यानी जब उपराष्ट्रपति, सुनिएगा, राष्ट्रपति का पद भार ग्रहण करता है तो राज्यसभा का अध्यक्ष का पद खाली अवश्य रहना चाहिए। खाली। ऐसा नहीं होगा कि उपराष्ट्रपति जो हैं वह राष्ट्रपति बन गए तो राज्यसभा के अभी वह क्या रहेंगे? सभापति रहेंगे। नहीं, वह राज्यसभा के सभापति नहीं रहेंगे। अब सारा भत्ता पेंशन किसका उठाएंगे? वो राष्ट्रपति का। बात समझ में आ गया क्या? करें कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय न्यायपालिका का विशिष्ट अभिलक्षण नहीं है? तो यह सर्वोच्च विधि निर्मात्री संस्था है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय न्यायपालिका का विशिष्ट अभिलक्षण नहीं है? तो यह सर्वोच्च विधि निर्मात्री संस्था है। ठीक है। यह लक्षण नहीं है न्यायपालिका का, भारतीय न्यायपालिका का विशिष्ट अभिलक्षण कौन सा नहीं है बाबू? तो यह सर्वोच्च विधि निर्मात्री संस्था है। ऐसा नहीं है। विधि निर्माता यही थोड़े ना है, वो तो सांसद कानून बनाती ना है। यह एकल समन्वित तंत्र है। सही है। सर्वोच्च न्यायालय तो एक ही ना है। अच्छा सॉरी, यह संविधान का अंतिम व्याख्याकार है। अंतिम रूप से कौन व्याख्या करता है? सुप्रीम कोर्ट। विधि बना कर देगा सांसद, अगर इसको सेटिस्फाइड नहीं होगा तो माना भी कर सकता है, कैंसिल, बर्खास्त। यह स्वतंत्र एवं मुक्त होता है। सही बात है। एक पर कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के दबाव नहीं। नो तो नो, यस तो यस, राइट तो राइट। ग्राम सभा का सदस्य सामान्यतः कौन होता है? संबंधित ग्रामों में समस्त मतदाता। यानी ग्राम सभा का सदस्य सामान्यतः कौन होता है? ग्राम सभा का सदस्य सामान्यतः कौन होता है? तो संबंधित ग्रामों में समस्त मतदाता वह ग्राम सभा के सदस्य होता है। ठीक है। भारत में मतदाताओं का पंजीकरण करवाना उत्तरदायी है तो निर्वाचन आयोग को। मतदाता के पंजीकरण उपलब्ध कराना निर्वाचन आयोग का कर्तव्य है। भारत के संघ में सिक्किम एक नया राज्य 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा अब भारत का कौन सा राज्य बना? सिक्किम 1975 में भारत के कौन सा राज्य? ठीक है, बताइए।
चलिए, तो भारत के संघ में सिक्किम का नया राज्य 36वें संविधान संशोधन 1975 में गठित किया गया 22वां राज्य के रूप में। कौन राज्य के रूप में? 22वां राज्य के रूप में। भारत का संघ है, भारत के राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों को शासित किए गए हैं। यानी अनुच्छेद 1 कहता है, यह अनुसूची 1 कहता है कि भारत एक क्या है? संघ है, राज्यों का संघ है। राज्यों के संघ में माने सर भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों का क्या है? एक संघ है। चलिए दोस्त, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी। किसको? तो गवर्नर जनरल ने। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसने की थी बाबू? तो गवर्नर जनरल ने। याद रखेगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति नहीं किए थे। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के गवर्नर जनरल किए थे। गवर्नर जनरल, याद रखिएगा सर। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे? तो सिराज गोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो सिराज गोपालाचारी। अंतिम गवर्नर जनरल सिराज गोपालाचारी, चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। ठीक है, आईसी को क्या कहते हैं? ठीक है, राजा राम मोहन राय को। ठीक है, चलिए सुनिएगा। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो राजगोपालाचारी। खाली यह लाचारी में पढ़ाया है। ठीक है, बताइए स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? BR अम्बेडकर। कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री यानी कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी की सलाह पर उन्हें केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया गया था। महात्मा गांधी कहलन कि देखो ये डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर साहब, तुम कानून मंत्री बनो, बढ़िया लॉ चलेब, कानून के पढ़ाई के लिए बड़ा ल तू तहरा जी में इनका के चिट्ठी दिलन कि एगो इनका के बनावल जाए। इस भूमिका में उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया था। यानी संविधान में प्रारूप समिति के रूप में किसने काम किया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से जाना जाता है इंग्लिश में, ड्राफ्टिंग कमेटी। तो कई बार ये भी पूछता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य। अध्यक्ष को लेकर अगर कहेगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य थे? तो 6 सदस्य। समझ में आ गया ना? चलिए, तो बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? तो देखिएगा, क्रम सुनिएगा। सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद में एस राधाकृष्णन, उसके बाद जाकिर हुसैन तबला वादक, उसके बाद में बीबी गिरी। कौन? बीबी गिरी। डॉक्टर बीबी गिरी के समय में ही द्वितीय चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी ना। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। किसने बाबू? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व, जैसे लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन का प्रारूप बना दिया ना बाबू, तो उस समय बुलाया था कि आइए आप लोग, जैसे इसको भी बुलाया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भी, और मुस्लिम कैंडिडेट को भी बुलाया था, मुस्लिम लीग के कैंडिडेट को भी। तो इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधित्व 2 व्यक्ति किए थे, यानी उसमें 2 व्यक्ति भाग लिए थे, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। समझ में आ गया कहानी? अब सुनिए, माउंटबेटन योजना जो 3 जून 1947 को प्रकाशित हुआ था, निम्नलिखित में से किन प्रांतों में लोक निर्णयार्थ संस्तुति की थी? तो उपयुक्त में से सभी, यानी सिंध, बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत। लॉर्ड माउंटबेटन योजना कब प्रकाशित हुआ था बाबू? 3 जून 1947 को। इसमें क्या हुआ कि इसके अनुसार पंजाब और बंगाल की प्रांतीय सभाओं की बैठक 2 भागों में होनी थी। पंजाब एवं बंगाल की प्रांतीय सभाओं की बैठक 2 भागों में होनी थी। एक मुस्लिम बहुसंख्यक भाग और दूसरा शेष प्रांत के प्रतिनिधियों का।
प्रांतीय सभाओं के ये दोनों भाग पृथक पृथक बैठकें करके यह निश्चित करेगी कि प्रांतों का बंटवारा हो कि नहीं। यदि किसी एक भाग का साधारण बहुमत बंटवारे के पक्ष में मत देता है तो बंटवारे का प्रबंध किया जाएगा, ऐसा मानना था। ठीक है। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे कौन? तो जेबी कृपलानी। 15 अगस्त 1947 को कौन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर थे? तो जेबी कृपलानी। बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो जेबी कृपलानी ने ही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 के मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी। कोनो दिक्कत है? चलिए, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता स्थानांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। देखिए 1946 में भी सर और 1947 में भी, दोनों में कौन थे? जेबी कृपलानी। या क्या थे? कांग्रेस के अध्यक्ष। कांग्रेस के चलिए दोस्त, अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में से कौन कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ? कौन कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ? तो महात्मा गांधी। 1947 में महात्मा गांधी कहीं भी सम्मिलित नहीं हुए थे। तो बताइए उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो बंगाल के नोआखाली में। बंगाल के नोआखाली में होने वाले सांप्रदायिक दंगों को शांत करने में लगे थे। समझ में आ गया क्या? तो अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में कौन से नेता सम्मिलित नहीं हुए थे? तो महात्मा गांधी। याद रखेगा, बहुत VVI, बहुत बेजोड़। और उस समय कहाँ थे? तो बंगाल के नोआखाली में सांप्रदायिक दंगा को शांत करने में जुटे हुए थे। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था। पूछे थे ना सवाल, आ भी गया। इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने स्थिति को 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने क्या किया था? स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है। इसी कारण नवंबर 1949 को ही संविधान तैयार हो जाने के बाद भी 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू करने का निर्णय लिया गया था। बात समझ में आया क्या? तब जाकर 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और भारत को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया गया कि भारत एक गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को याद करेगा। भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराजा था कौन बाबू? तो जॉर्ज षष्ठम। यानी 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था भारत। उस समय ब्रिटेन का राजा जॉर्ज षष्ठम था। जॉर्ज षष्ठम था। जॉर्ज षष्ठम को दिसंबर 1936 में ब्रिटेन का सम्राट घोषित किया गया। वह मई 1937 में गद्दी पर बैठा था। यानी कहने का मतलब है 100 बात के एक जवाब कि 1947 में बाबू भारत जब आज़ाद हुआ था उस समय अंग्रेज के महाराजा, यानी कहने का मतलब है कि ब्रिटेन का महाराजा कौन थे? राजा कौन थे बाबू? तो जॉर्ज षष्ठम। जॉर्ज षष्ठम। निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? तो के.एम. पणिकर। के.एम. पणिकर ने कहा था कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था। भारत का राष्ट्रवाद, जो भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका है? तो आर कोपलैंड का यह कथन था कि भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था। समझ में आ गया? चलिए सुनिएगा, राजा राम मोहन राय ने तुहकात उल मुआहिदीन, राजा राम मोहन राय ने तुलकात ए उल मुहालिदीन फारसी भाषा में लिखी थी। इसका अंग्रेजी में अनुवाद मौलवी ओबैदुल्लाह अल ओबैदी द्वारा एक गिफ्ट टू मोनोथेइस्टस नाम से 1884 में प्रकाशित किया गया था। ठीक, सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा दोस्त कि राजा राम मोहन राय ने तुहकात उल मुहाविदीन
तो इसका नाम सर थोड़ा सा टेढ़ है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ेंगे कि देखिए राजा राम मोहन राय ने तुहकात उल मुआहिदीन फारसी भाषा में लिखी थी। बाद में इसका अंग्रेजी में अनुवाद मौलवी ओबैदुल्लाह ऑल ओबैदी द्वारा ए गिफ्ट टू मोनोथेइस्टस नाम से 1884 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, क्या कीजिएगा, ऐसा नाम है तो सुनिएगा 1809 में, ठीक है, 1809 में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा था? तो बताइए किस भाषा में बाबू? तो फारसी भाषा में, सॉरी मुहाउद्दीन फारसी भाषा में लिखी थी, लेकिन इसको ओबैदुल्लाह अल ओवैसी द्वारा अ गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट नाम से प्रकाशित किया गया था। तो अंग्रेजी भाषा में ना, कौन भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। तो गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट नाम से किस भाषा में लिखा था? तो ये राजा राम मोहन राय द्वारा नहीं लिखा गया था। यह किसके द्वारा लिखा गया था? मौलवी ओबैदुल्लाह द्वारा। राजा राम मोहन राय द्वारा तो फारसी भाषा में तुहकात उल मुआहिदीन के नाम से हुआ था। समझ में आ गया है ना? निम्नलिखित, यह 2021 में पेपर में पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित है? सुनिएगा, सही सुमेलित है कौन सा बाबू? तो एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया की रचना किया है। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया की रचना 1898 में एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था, यानी जिसको आज CHS कहते हैं, सेंट्रल हिंदू कॉलेज। ठीक है, एनी बेसेंट ने 1898 में स्थापना की थी। कब? अब बनारस में 1916 में BHU की स्थापना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? मदन मोहन मालवीय। इन्हीं को महामना के नाम से भी जाना जाता है। सुनिए, तथा वर्ष 1907 में एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया था इनको। 1907 में। वर्ष 1914 में इन्होंने कॉमनवेल्थ पत्रिका एवं न्यू इंडिया पत्रों का प्रकाशन किया था। बाहर साहब, 1914 में कॉमनवेल्थ पत्रिका किसका है? एनी बेसेंट का। या न्यू इंडिया पत्रिका किसका है? एनी बेसेंट का। हिंद स्वराज्य महात्मा गांधी की पुस्तक है। हिंद स्वराज्य किसका पुस्तक है बाबू? इंडिया विंस फ्रीडम किसकी पुस्तक है? अबुल कलाम आज़ाद के। अल हिलाल, अबुल कलाम आज़ाद। कहाँ पूछा था? दरोगा 2023। दरोगा 2023। बापू माई मदर, बापू माई मदर शीर्षक स्मरण किसने लिखा था? इस नाम से शीर्षक स्मरण से किसने पुस्तक लिखा था? तब मनु बहन ने। किसने? माई बापू माई मदर, बापू माई मदर शीर्षक से पुस्तक किसने लिखा था? तो मनु बहन ने। न्यू इंडिया पुस्तक किसने लिखा था? एनी बेसेंट ने। कॉमनवेल्थ कब लिखा था? 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1914 में 18 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसकी आत्मकथा है? इंडिया विंस फ्रीडम किसकी? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। ठीक। गीता रहस्य नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? गीता रहस्य, बताइए। गीता रहस्य पुस्तक किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी? तो गीता रहस्य। श्रीमद् भगवत गीता रहस्य के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। यानी श्रीमद् भगवत गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है बाबू? बाल गंगाधर तिलक। अरविंद घोष ने कौन से पुस्तक लिखा था? तो द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष। अलीपुर षड्यंत्र केस में शामिल होने के कारण 1908 में अरविंद घोष को जेल में बंद कर दिया गया था। समझ में आ गया क्या? अरविंद घोष को जेल में 1908 में अलीपुर षड्यंत्र केस में किसको जेल में डाल दिया गया था? अरविंद घोष को। द लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है? अरविंद घोष की, याद रखना। 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान के सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा वह कौन था बाबू? तो कर्नल जेम्स टॉड।
कर्नल जेम्स टॉड 19वीं शताब्दी का प्रथम ऐसा इतिहासकार था जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा था। अस्पृश्यता के समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो गोपाल बाबा वलंगर के द्वारा। गोपाल बाबा वलंगर के द्वारा। खुद ही कहते हैं गोपाल बाबा वलंगर के द्वारा हिंदू समाज की धार्मिक व्याख्या की एक समायोजन करते हुए विटाल विध्वंसक यानी प्रदूषण का नाश, विटाल विध्वंसक का अर्थ क्या होता है? प्रदूषण का नाश नाम से एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। खुद ही कहते हैं। अच्छा, ये कौन थे बाबू? यानी गोपाल बाबा वलंगर कौन थे? तो ये मराठी समाज सुधारक थे। मराठी समाज सुधारक थे। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सुनिएगा, अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है बाबू? कौन बता देगा? लाला लाजपत राय। बहुत बढ़िया। अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय है। कोई दिक्कत है? लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया के लेखक। दुर्गेश नंदनी के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र। वंदे मातरम के लेखक कौन है? वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ के उपन्यास से नहीं। इंडिया मीन्स फ्रीडम किसने लिखा है बाबू? अबुल कलाम। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? दादा भाई। बहुत सुंदर। निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक है? तो दादा भाई नौरोजी। क्या बात है। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुनिएगा, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द मैन हु डिवाइडेड इंडिया नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर रफीक जकारिया है। डॉक्टर रफीक जकारिया। डिवाइडेड इंडिया के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कि जवाहरलाल नेहरू। डिवाइडेड इंडिया के कौन है? यहाँ डिवाइडेड इंडिया के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू। यहाँ वो नहीं है, यहाँ है कि द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक डॉक्टर रफीक जकारिया। डॉक्टर रफीक जकारिया है। ठीक है, सुनिए, दुर्गादास के लेखक कौन है? तो दुर्गादास किसका लेखक है? तो इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर। के अजीज किसका लेखक है? तो के अजीज का तो छोड़ दो। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया मीन्स फ्रीडम। फ्रीडम एट मिडनाइट इसका पुस्तक के लेखक कौन है? तो लैरी कॉलिंग एंड डोमिनिक लेपियरे। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो रफीक जकारिया। रफीक जकारिया। बहुत सुंदर। आइए, इंडिया मीन्स फ्रीडम किसकी है पुस्तक? अबुल कलाम आज़ाद के। रन्स एंड रूइंस किसकी पुस्तक है? सुनील गावस्कर के। रन्स एंड रूइंस किसकी पुस्तक है बाबू? सुनील गावस्कर के। यंग इंडिया पुस्तक किसकी है? महात्मा गांधी के। हिंद स्वराज महात्मा गांधी के। नेटाल इंडिया की स्थापना 1904 में महात्मा गांधी। साउथ अफ्रीका में नेटाल हाउस की स्थापना टॉल्स्टॉय फार्म हाउस 1910 में महात्मा गांधी। डू भूल गई? याद करो कुर्बानी। ठीक है, आओ, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन के लेखक कौन है बाबू? लाला लाजपत राय। कौन राय? लाला लाजपत राय। 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था भारत में। फरवरी 1928 में साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन को व्हाइट मैन के नाम से जाना जाता है। व्हाइट कमीशन के नाम से जाना जाता है, सफ़ेद कमीशन के नाम से। क्या है कि इसमें कोई भी भारतीय सम्मिलित नहीं थे। इसी के विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय। सिर पर चोट लगने के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। कब सर? तो 17 नवंबर 1928 को ही
समझ में आ गया क्या? लाला लाजपत राय। तो उसने ही कहा था कि मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजों के लिए किल साबुत होगा। कोई डाउट? आओ, दी स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन किसका है? तो लाला लाजपत राय के। गीता रहस्य के बाबू बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के बारे में अब क्या कहना है? मराठी और केसरी दूगो पत्रिका तहलका मचैले रहता है मार्केट के पेपर में। नहीं, कौन कौन? केसरी और मराठा। केसरी किस भाषा में? मराठा अंग्रेजी भाषा में। केसरी मराठी भाषा में और मराठा अंग्रेजी भाषा में। ये दूगो तहलका मचैले रहते हैं उनका पेपर में पुस्तक। गीता रहस्य एगो है, ये भी जबरदस्त जिंदाबाद है। ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कोई दिक्कत है? अ नेशन इन मेकिंग। अ नेशन इन मेकिंग के लेखक कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बिना ताज का बादशाह। सुरेंद्र नाथ ना बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो कौन बाबू? तो अरविंद घोष। वंदे मातरम के लेखक कौन है? वंदे मातरम के अरविंद घोष, बंकिम चंद्र चटर्जी। लेकिन इसमें दिया है कौन सा? बी, सत्याग्रह के गोपाल कृष्ण गोखले। सुनिएगा, महात्मा गांधी द्वारा लिखे दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह है। सत्याग्रह पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। न्यू इंडिया के लेखक एनी बेसेंट। यंग इंडिया के महात्मा गांधी। वंदे मातरम पुस्तक या पत्रिका कहिए, इसका लेखक अरविंद घोष है। कौन है? वंदे मातरम अगर कहेगा ना कि पत्रिका या पुस्तक, तब कहेगा तो कौन होगा? अरविंद घोष। यह पत्रिका के बात कर रहा है, ठीक है। अब वंदे मातरम जो गीत है ना, वो लिखे थे कौन? डॉक्टर बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी, या यू राइट, ठीक है। देखो, चलिए दोस्त, एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है कहाँ पर बाबू? तो भीलवाड़ा जिले के रामपुर अगुचा में, यानी राजस्थान राज्य के राजस्थान जो है ना बाबू, राजस्थान राज्य के भीलवाड़ा जिले के रामपुर अगुचा में जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार है। जस्ता और सीसा को जुड़वा खनिज के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में देखिए, सीसा सबसे ज़्यादा राजस्थान में, जस्ता उत्पादन सबसे ज़्यादा राजस्थान में, और सर क्या? तो सुनिएगा ध्यान से, तांबा सबसे ज़्यादा कहाँ पर? राजस्थान के खेतड़ी से प्राप्त किया जाता है। खुद ही कहते हैं। चांदी जावर खान कहाँ से? राजस्थान से चांदी सबसे अधिक पाया जाता है। सबसे अधिक सोना कर्नाटक, कोलार खान। खुद ही कहते। राजस्थान का लगभग एक अधिकार है किसमें बाबू? तो जस्ता उत्पादन में। सीसा सबसे ज़्यादा राजस्थान में। भारत के किस राज्य में चांदी की उपलब्धता नहीं है? यानी गुजरात राज्य में चांदी की उपलब्धता नहीं है। उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश, झारखंड में है। चांदी के भंडार राजस्थान में सबसे अधिक है। कहाँ पर? निम्नलिखित में से तांबा कहाँ पाया जाता है बाबू? तो मलाज खंड बालाघाट में। मलाज खंड बालाघाट। अब मलाज खंड बालाघाट कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। यहाँ तांबा का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। यह जो क्षेत्र है ना, मलाज खंड, यह क्या है बाबू? तांबा का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में है यह जगह। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मध्य प्रदेश। कौन है? मध्य प्रदेश तांबे का सबसे अधिक उत्पादन। फिर कौन है? राजस्थान। मलाज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? तो बताइए। तांबा से कई बार पेपर में पूछा हुआ है मलाज खंड। कहाँ पर है बाबू? मध्य प्रदेश में। और सबसे अधिक भारत के किस राज्य में तांबा उत्पादन होता है? तो मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है? तब राजस्थान में। अगर सबसे अधिक उत्पादन के बात करें तो मध्य प्रदेश के मलाज खंड से, लेकिन अगर सबसे अधिक संचित भंडार माने खूब वहाँ पर है ज़्यादा मात्रा में, तब राजस्थान हो जाएगा। और उत्पादन में है नंबर 1 पर कौन? मध्य प्रदेश। चंद्रपुर महाराष्ट्र में है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है।
हासन कर्नाटक में ये भी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी राजस्थान में ये भी बहुत बड़ा फेमस है। किसके लिए? तांबा के उत्पादन के लिए। खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है बाबू? तो तांबा के लिए। राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट किस लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा खनन के लिए। बताइए बक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। ठीक है, बक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। भारत के 2 शीर्ष बक्साइट उत्पादक राज्य कौन कौन है? तो गुजरात एवं उड़ीसा, लेकिन सबसे नंबर 1 पर है उड़ीसा। कौन है? उड़ीसा। कोई दिक्कत है? देखिए जावर के खाने जस्ता और सीसा के लिए प्रसिद्ध है। जावर के खाने राजस्थान में है। कहाँ पर है बाबू? कालाहांडी बक्साइट के लिए फेमस है। कालाहांडी बक्साइट के लिए फेमस है। कौन सा? कालाहांडी जगह। कोलार सोना के लिए और मोसाबानी तांबा के लिए। मोसाबानी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में बक्साइट का खनिज उपलब्ध है? तो कोंडा गांव। कौन सा? कोंडा गांव, यानी छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव जो है ना बाबू, कोंडा गांव, वह बक्साइट खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। टीन किसका अयस्क है? टीन अयस्क किसका है? तो कैसिस्टेराइट के नाम से जाना जाता है। यानी टीन के अयस्क को कैसिस्टेराइट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। निम्न में से किस राज्य में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है? तो छत्तीसगढ़ में। टीन अयस्क का प्रमुख भंडार कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में किस खनिज का भंडार देश में सर्वाधिक है? तो टीन का। सुनिए, टीन का सर्वाधिक भंडार कहाँ पर है बाबू? तो छत्तीसगढ़ में। याद रखिए इस क्वेश्चन को। भारत में टीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? तो छत्तीसगढ़। देखिए उत्पादन में भी संचित भंडार में भी अग्रणी कौन है? छत्तीसगढ़। याद रखिएगा। पिंडवानी नृत्य कहाँ का है? छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग हुआ था? मध्य प्रदेश से। भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। कोई दिक्कत है? भिलाई इस्पात संयंत्र और बोकारो दोनों रूस के सहायता से भारत में स्टैब्लिश किया गया था, स्थापित। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अबरख का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो आंध्र प्रदेश। अगर आपसे पूछे कि अबरख सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है राज्य? आंध्र प्रदेश। ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में अबरख संसाधन सर्वाधिक हैं? तो राजस्थान में। देखिए अबरख संसाधन सर्वाधिक है राजस्थान में, लेकिन अबरख उत्पादन में कौन नंबर 1 पर है बाबू? आंध्र प्रदेश। ठीक है। जबकि इसमें स्टार लगा हुआ है, सबसे अधिक अबरख संसाधन वाला राज्य आंध्र प्रदेश ही है। और दूसरा स्थान पर कौन है? राजस्थान है। उड़ीसा भी है तीसरा स्थान पर। निम्न में से कौन सा अबरख का उत्पादन नहीं करता है? तो मध्य प्रदेश अबरख का उत्पादन नहीं करता है। सबसे अधिक आंध्र प्रदेश अबरख का उत्पादन करता है, उसके बाद राजस्थान। भारत की सबसे बड़ी अबरख मेखला हजारीबाग, गया और मुंगेर में फैली हुई है। भारत में अगर कहे कि सबसे बड़ी अबरख मेखला हजारीबाग, गया और मुंगेर में फैली हुई है, इसी मेखला के अंतर्गत कोडरमा जिला भी आता है, जिसे अबरख की राजधानी के नाम से जाना जाता है, यानी कैपिटल ऑफ माइका। कैपिटल ऑफ माइका। ऐसा ही सर पढ़ा रहे थे। ठीक है। पटना में कहे कैपिटल ऑफ माइके, तो कहता एगो कि माई के राजधानी क्या कहता रे? समझ में आता? माई के राजधानी क्या कहता? तो कैपिटल ऑफ माइका। माइका माने माई के राजधानी ना दोस्त, माइका माने होता है अबरख। बेचारा हिंदी मीडियम से था, उतना गंभीर नहीं था, इंग्लिश में हल्का था। इंग्लिश में पैदल था, कहा कि माई के राजधानी। ठीक है। तो माइका, कैपिटल ऑफ माइका किसे कहा जाता है? हाँ, हम ही रही। ठीक है, यहाँ के रही। कोडरमा। कौन सा बाबू? कोडरमा। यानी कहने का मतलब है बाबू कि कैपिटल ऑफ माइका कौन बाबू? तो कोडरमा को कहा जाता है। भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है किस चीज़ का? तो अबरख का। सबसे अधिक भारत विश्व में कौन सा चीज़ उत्पादन करता है? अबरख। अबरख सबसे सस्ता, सबसे खस्टों से सस्ता। समझ में आ गया ना? हाँ, ऊपरों से सस्ता। यानी कहने का मतलब है बाबू कि अबरख जो होता है उष्मा का सुचालक होता है, विद्युत का चालू होता है ना,
यही से तो स्त्री करने वाला में जो हीट ये थी नहीं होता, स्त्री करने वाला मतलब समझ रहे हैं, प्रेस करने वाला दोस्त कपड़वा नहीं होता है, उसी को ना बोलते हैं स्त्री करने वाला। तो जो हाँ आयरन करने वाला, हाँ आयरन करने वाला के बिचवा में क्या कर दिया जाता है, एक अबरक का लेप लगाया जाता है। परत किसका? अबरक का, जो कि उष्मा का सुचालक होता है और विद्युत का कुचालक होता है। वह इधर उधर हो जाता है ना, यानी टूट फूट जाता है या गल जाता है, तो क्या होता है ना कि लाइट मारता है। क्या मारता है? लाइन। लाइट थोड़े ना मारता है, लाइन मारता है। लाइन का कहने का मतलब करेंट मारता है, झंझनाया जाएगा, कोई आदमी सट जाएगा, ज़्यादा अगर ढीला रहेगा तो पता चलेगा प्रेस करते करते उछल गिलन। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसा ऐसा हरकतें होती रहती हैं, तो कृपया सावधान रहें, सुरक्षित रहें और मेरा वीडियो से पढ़ते रहिए। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो अबरक के। बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, पढ़ने से सब चीज़ का ज्ञान होता है। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? मकराना। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है बाबू? मकराना। ठीक है। संगमरमर क्या है? तो कैंतरी चट्टानें हैं। संगमरमर कैसी चट्टानें हैं? कैंतरी चट्टानें हैं। संगमरमर है क्या बाबू? तो एक पुनर्विकृत चूना पत्थर या कैंतरी चट्टानें कहिए। कोई दिक्कत है? चलिए दोस्तों, इतना ही पर वीडियो को समाप्त करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत पढ़ने में आज के क्विज में मज़ा आया होगा। और कल के लिए मेरा क्वेश्चन क्या रहेगा कि बताइए कि कोयला जो है ना सबसे अधिक बताइए कि कौन से उच्च कोटि का कोयला होता है। आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देना है, उसमें कार्बन की मात्रा भी बताना है कि कितना % कार्बन की मात्रा उसमें पाया जाता है। तब तक कर लिए बाय बाय, गुड नाइट। ऐसे ही देखते रहिए मेरा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट डे। ऐसे ही हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए। आप भी अपने जीवन में तरक्की करते रहें और मेरा वीडियो रोज़ की रोज़ देखा कीजिए और लाइक दबाना न भूलें। अब वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करिए और मेरे अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उस चैनल से जुड़िए। आज से कंटिन्यू होमवर्क डलाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है बाबू? तो मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है ER हरेंद्रा क्लासेस। उससे आप नहीं जुड़े हैं तो कृपया करके जुड़ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।